मेरा नाम बिन्नी है। मैं सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। दिन भर मरीजों की आवाज में दवाइयों की बदबू और वार्ड में आती जाती सांसों की आवाजें मेरे रोज का हिस्सा बन चुकी थीं। सुबह को सूंची हुई आंखें और कभी कभार खामोशी में बैठा हुआ कोई आंसू, ये सब मेरे लिए अब अजनबी नहीं रहा था। अस्पताल का माहौल इंसान को जितना मजबूत बना देता है, उतना अंदर से खोखला भी कर देता है। शायद मैं भी अंदर से खोखली होती जा रही थी। मैं वार्ड नंबर 4 में ड्यूटी देती थी। यही वो जगह थी जहां दिनों की हंसी रात की खामोशी में बदल गई थी। वहां मेरी मुलाकात ऐसे चेहरों से होती जो आंखों में अपनी जिंदगी की लौ बुझती देखते थे, और कुछ चेहरों पर वो सवाल होते जिनके जवाब शायद मौत के पास भी नहीं होता। मैं उन सब से एक सादा सा किरदार थी, न ज्यादा जरूरी न ज्यादा कम। मेरे दिल के अंदर ये सब कुछ जमा होता जा रहा था जो मैं किसी से कह नहीं पाई। रोज का माहौल मेरी आदत बन गया था। रोज मरीज आते हैं, कुछ ठीक होकर चले जाते हैं और कुछ अपनी जिंदगी से ही चले जाते हैं। मुझे उन सबके चेहरे याद रहते थे। कभी कभी दिल चाहता था कि उन लोगों के पास बैठकर उनका दुख सुनूं, पर मेरे पास समय कहाँ था। कभी डॉक्टर की आवाज आ जाती, तो कभी मरीजों की दवाई देने का समय हो जाता, कभी किसी मरीज की हालत बिगड़ जाती। मेरा सारा दिन इसी दौड़ में गुजर जाता था। अस्पताल की नौकरी मुश्किल जरूर थी, मगर मेरे लिए ये एक मजबूत सहारा थी। घर के हालात ऐसे थे कि नौकरी छोड़ने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकती थी। मैं अपने घर का इकलौती कमाई का सहारा थी। मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ, 2 छोटी बहनें थीं जब मैं 18 साल की थी। मेरे पिताजी हमारे परिवार को इस दुनिया में अकेला छोड़कर गए। उनकी हरकतें शुरू से ही खराब थीं। वो ना कमाते थे और ना घर का खर्च करते। मेरी माँ ने ही घर घर झाड़ू बर्तन करके हम तीनों बहनों का पेट पाला था। मेरी माँ जो इतनी मेहनत करके पैसे कमाती थी, मेरे पिताजी वो भी शराब पीने के लिए माँ से छीन लेते थे। अगर वो पैसे नहीं देती तो वो उन्हें मारते पीटते थे। पिताजी की इन्हीं हरकतों की वजह से वो जवानी में ही चल बसे। उनके जाने के बाद माँ बीमार रहने लगी और अब उनसे घर का काम भी नहीं होता था। इसीलिए घर की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधे पर उठा ली। हम जिस घर में रहते थे, उस घर की हालत भी बहुत बुरी थी। बारिश के दौरान घर जगह जगह से टपकता था और फिर हमें उस पानी से बचने के लिए घर के बर्तन लगाने पड़ते थे। माँ के दर्द की वजह से उनकी कमर दिन ब दिन झुकती जा रही थी। मेरी छोटी बहनों की आंखों में मासूमियत और शराफत थी जो मुझे हर रोज कुछ ना कुछ करने पर मजबूर करती। जिंदगी दिनों में नहीं, जिम्मेदारियों में गुजरती चली जा रही थी। जिंदगी में कुछ भी ऐसा खुशी का नहीं था, बस शिवाय रणबीर के, जो मेरे मोहल्ले में रहने वाला एक आम सा नौजवान था। ना दौलतमंद था, ना कोई खास हुनर रखने वाला था, लेकिन उसकी मौजूदगी में एक सुकून सा था। वो मेरे पास होता है तो थोड़ी देर के लिए सब बोझ हल्का लगने लगता है। मेरी माँ और उसकी माँ बहुत पक्की सहेलियां थीं, इसीलिए हम लोगों से उनका एक मजबूत रिश्ता था। माँ रणवीर से घर का काम करवा लिया करती और वो चुपचाप माँ की हर बात मान लिया करता था। जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए थे तो तब भी उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया था, क्योंकि हमारे घर में कोई मर्द नहीं था और दौलत न होने की वजह से हमारे रिश्तेदार वैसे भी हमें मुंह नहीं लगाते थे। इन हालातों में रणवीर और उसकी माँ ने जैसे हमारा साथ दिया था, वो किसी ऊपर वाले के तोहफे से कम नहीं था, जबकि मैंने उससे कभी खुलकर उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में उसकी तरफ से एक सहारा महसूस होता था। शायद इसलिए वो सारी दुनिया से अलग था। खामोश शराफत से भरपूर हद से ज्यादा ख्याल रखने वाला। हमारी मुलाकातें कभी पहले से तय हुई भी नहीं होती थीं, लेकिन हर बार अचानक से होकर भी बुरी लगती थी। वो कभी बाजार में सब्जी लेते दिखाई देता, तो कभी किसी की मदद करते हुए, तो कभी मुझे देखकर मुस्कुराकर गुजर जाता था। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही कभी कोई वादा किया। हम दोनों के बीच में एक खामोश रिश्ता था। हम लोग एक दूसरे से बोलते तक नहीं थे। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, बेआवाज सा मगर मजबूत था, और दिन गुजरते गए। एक दिन जब मैं अस्पताल से घर लौटी तो माँ को ख्यालों में गुमसुम बैठा पाया। मैं घर में आ गई, उन्हें ये तक होश नहीं था। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई तो उनका ध्यान मेरी तरफ गया। वो कुछ ही देर तक मुझे ऐसी देखती रही। मैंने उनसे पूछा कि सब ठीक है ना।
माँ, मैं खुद बहुत थकी हुई थी, फिर भी माँ से पूछे बिना नहीं रह सकी। उन्होंने बताया, हाँ सब ठीक है। मैं ये सुनकर सुकून से हो गई और फ्रेश होकर अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद आंखों में उतरने के लिए तैयार थी, तभी अचानक मुझे माँ की सोचों में डूबी हुई आवाज सुनाई दी, सुन विन्नी, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मैं अपनी नींद से होश में आकर चौकन्नी आवाज में बोली, मेरे लिए रिश्ता। मैं एकदम ये सुनकर उठ बैठी, जैसे नींद उतरकर फौरन ही कहीं भाग गई हो। मेरा दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई अंदर से बंद दरवाजा खटखटाने लगा हो। गरीब घरानों में कौन रिश्ता लाता है, वो भी ऐसी लड़की के लिए जिनके कंधों पर एक बूढ़ी माँ और 2 बहनों की जिम्मेदारी हो, जिसकी सुबह अस्पताल में गुजरती हो और शाम माँ के पैर दबाने में। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर रणबीर के सिवा किसी और का नाम आया तो ये हैरत की बात होगी, क्योंकि मैंने कभी इस नज़र से किसी और को देखा ही नहीं था। न ख्वाहिश की, न कभी गुंजाइश मिली है। दिल में अगर कोई तस्वीर थी तो बस उस एक इंसान की। मैंने माँ से पूछा, किसका रिश्ता आया है माँ? मैंने खुद पर काबू पाते हुए धीमी आवाज में पूछा, मगर मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी थी, जैसे पूछने से पहले जवाब जानना चाहती हूँ। माँ ने कहा, वो हमारी बीना है ना। उनके मुंह से मेरी मौसी का नाम निकला। ये नाम सुनकर मेरे चेहरे का रंग बदल गया। हैरानी और मायूसी दोनों एक साथ चेहरे पर उतर आई। दिल जैसे किसी उम्मीद की सीढ़ी से फिसल गया हो। बीना मौसी मेरी माँ की पुरानी सहेलियों में से थी, वही बीना मौसी जो माँ के अच्छे समय की साथी थी। जब माँ अपने मायके में थी तो घर में माँ की सहेलियों की महफिल जमी रहती थी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई सहेली आती थी और सब नई पुरानी बातें होती थीं। सब में हंसी गूंजती, मगर माँ की शादी होने के बाद सब बदल गया। वो हंसी, वो रौनक सब समय की धूल में दब गई। एक एक करके सब सहेलियां दूर होती चली गईं, जैसे माँ के गम ज्यादा जिंदगी को देखने की किसी की हिम्मत ही ना हो। बस रणवीर की माँ रेखा मासी रह गई थी, जो अब भी माँ का हालचाल पूछने आती जाती रहती थी, और कभी कभी खुद ना आ पाती तो रणवीर को जरूर भेज देती थी। शायद वजह यही थी कि उनके हालात भी हमारी तरह थे। माँ की सहेलियों में से मुझे बीना मासी ही सबसे बुरी लगती थी। उनकी नजरें हमेशा एक छानबीन सी होती। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई सामान हूं। बालों की लंबाई से लेकर नाखून तक हर चीज का मुआयना करती, और वो हमेशा मुझे राय देती कि तुम्हारा रंग तो सांवला ही पड़ता जा रहा है। तो कभी कहती, बाल बहुत पतले हैं, तुम्हारे लंबे तो हैं मगर चूहे की पूंछ जैसे हैं। ऐसे बालों को संभालने के लिए तो सुबह शाम तेल लगाना पड़ता है। उनकी कही बातें मुझे हमेशा याद रहती थी। मैं अंदर ही अंदर खामोश रह जाती, क्योंकि मैं छोटी थी। उन्हें जवाब तो देना चाहती थी, लेकिन बड़ा समझकर चुप रहती थी। और मेरी जिंदगी में क्या समय था जो मैं आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों में तेल लगाती फिरूं। मेरे हाथों में हमेशा राशन की थैली, ये कभी माँ की दवाइयों का नुस्खा और बहनों की किताबें होती थीं। मेरे पास खुद के लिए एक लम्हा भी नहीं था। बीना मौसी क्यों माँ? मैंने उलझन से भरपूर लहजे में माँ से पूछा। हाँ बेटी, वो अपने बेटे के लिए तेरा रिश्ता लेकर आई, वो धीरे से बोली। तो मैं चौंक गई। माँ के लहजे में ना जोश था और ना कोई खामोशी। माँ, वो क्यों लेकर आई है रिश्ता भला? उनको तो वैसे भी मैं अच्छी नहीं लगती, वो तो मेरे अंदर 1000 बुराइयां निकालती हैं। मैंने तेज लहजे में कहा और गुस्से में दोबारा सोने के लिए लेट गई। हाँ, शायद उस पर इतनी नजर रखती थी कि तुझे अपने बेटे की बहू बनाने के लिए सोच रखा था। तू भी सोच समझ ले, अच्छा कमाता है, पढ़ा लिखा सुलझा हुआ शरीफ लड़का है। माँ की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। शादी के लिए इन चीजों की जरूरत थोड़ी नहीं होती है। जो दिल को अच्छा लगे उसी को अपनाना चाहिए। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी। मैंने करवट बदलते हुए माँ से कहा, माँ, आप मना कर दीजिए, मुझे नहीं करनी बीना मौसी के बेटे से शादी। वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने इनकार कर दिया, और क्या करती, क्या बहाना करती। मेरी ये बात सुनकर माँ जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुझे शादी बीना से करनी है या उसके बेटे से? माँ की हंसी को देखकर मेरा दिल जल गया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने माँ से कहा कि मैं चली जाऊंगी तो हमारे घर का खर्च कौन उठाएगा। मैं एक बार फिर उठकर बैठी। इससे पहले कि माँ उस रिश्ते को लेकर संजीदा हो,
मुझे ही माँ का दिमाग किसी और तरफ लगाना था। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा बुझता गया, यानी तीर सही निशाने पर लगा था। माँ ने जवाब दिया, बात की बाद में देखी जाएगी, फिर तेरी कमाई खाने की वजह से मैं तुझे घर में बैठाकर तो नहीं रख सकती। माँ धीरे से बोली और अपना सामान समेटकर बाहर की ओर चली। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। मैंने जल्दी से माँ का कांधा पकड़कर उन्हें अपने पास बिठाया। देखो, मैं शादी जरूर करूंगी, पर अभी नहीं। मेरी उम्र क्या है, इतनी जल्दी क्या है। शादी करने की मेरी आवाज में जिद भी थी और फिक्र भी। और रही बीना मौसी की बात, उन्हें तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। उनकी नजर मुझ पर नहीं, मेरी तनख्वाह पर है। वो चाहती है कि मैं उनकी बहू बनने के साथ साथ उनकी कमाई का जरिया भी बन जाऊं। अगर मुझे ससुराल जाकर दूसरों को पालना है तो मैं क्यों शादी करूं। इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ और बहनों को ही संभालना रहूं। मैंने माँ को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की। वो मेरी बॉस से थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर आंखें सुखेड़कर मेरी तरफ गौर से देखते हुए बोली, अगर बीना मौसी को तुझसे रिश्ता जोड़ने की इतनी चाहत है तो तेरी छोटी बहन के बारे में क्यों नहीं सोचती। मैंने कहा, माँ, वो मुझसे छोटी है। कोई बात नहीं, तू उनसे बोल दे, अगर रिश्ता हमारे घर पर करना है तो तेरी छोटी बहन का रिश्ता ले। मेरे दिल में जो भी था वो सब मैंने माँ के सामने रख दिया। मेरा अंदाज सख्त नहीं था मगर सच्चा था। माँ कुछ देर खामोश रही, फिर हाथ अपने सर पर रखकर गहरी सोच में पड़ गई और फिर अचानक चौंक कर बोली, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उनकी आवाज में नमी थी, जैसे अंदर से वो भी इस बात से राजी हो गई हो। मैंने कहा, माँ, मेरी बात मानो, छोटी बेटियों की पहले शादी करो। अभी मेरी कमाई से घर चल रहा है। जब तक हाथ में रोजगार है, मैं चाहती हूँ दोनों बहनों की शादी हो जाए। उसके बाद फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। और हाँ, शादी करूंगी तो ऐसे इंसान से करूंगी कि तुम्हें अपने घर पर साथ रखने पर राजी हो, या कम से कम मुझे ये इजाजत दे कि मैं उसकी कमाई अपने घर वालों पर खर्च कर सकूं। मैं बीना मासी की जैसे खुद कर्ज माँ के बेटे से शादी नहीं कर सकती। मेरी बात में मजबूती और सच्चाई का पूरा बसंत था। माँ ने कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया और बोली, बेटा, तू ठीक कहती है। अभी तेरी उम्र ही क्या है। पहले बहनों की शादी करते हैं। माँ मेरी बात आसानी से मान गई। शायद उनके दिल में वही सवाल था जो मेरे होठों। शायद वो भी डर रही थी कि मेरे जाने के बाद घर कैसे चलेगा। माँ को मनाना बहुत मुश्किल साबित नहीं हुआ। इन सब के बाद मैं पुरस्कून होकर लेट गई। मैं रणवीर के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। रणवीर को अस्पताल की नौकरी पर भी मैंने ही लगवाया था, रेखा मासी के कहने पर। और कुछ अपने दिलों के हाथों मजबूर होकर। नौकरी ज्यादा बड़ी नहीं थी और तनख्वाह भी कम थी, क्योंकि ना तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा था, ना ही उसको किसी चीज का तजुर्बा था। मगर मुझे उम्मीद थी वो मेहनत करे और जिम्मेदारी से अपना काम निभाए तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ सकती है और उसकी इज्जत भी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा वो अपनी नौकरी को काटने आता था, दिल से करने नहीं। वो ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी खत्म होने की ही इंतजार करता रहता था। उसको काम में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। लेकिन इस नौकरी से रेखा मासी को बहुत ही सुकून था। उनका कहना था कि चलो, रणवीर की नौकरी के पैसों से घर का खर्च तो चल ही रहा है, लेकिन रणवीर के अपने खर्चे दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे। वो अक्सर मुझसे पैसे मांगने लगा। शुरू में मैंने उसे कुछ कहे बगैर रकम दी, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था। मैं उससे इनकार कैसे करती। मेरे दिल में उसके लिए बहुत इज्जत और प्यार था। रणवीर मेरे लिए किसी पैसे या चीज से बढ़कर था, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी भी कम उलझी हुई नहीं थी। मेरी तनख्वाह आते ही माँ की इलाज, बहनों की पढ़ाई और घर के खर्चों में लग जाती थी। महीना शुरू होने से पहले ही जैसे खर्च दरवाजों पर खड़े होते। रणवीर कभी किसी बहाने या कभी किसी बहाने पैसे मांगता रहा। हर हफ्ते या कभी कभी हर दूसरे ही हफ्ते फिर आ जाता। मैं अगर उसे कभी कह देती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो खामोशी से उठकर चला जाता। बस इतना कहता कि मैं कहीं और से देख लूंगा, मगर फिर थोड़े दिन बाद वही सवाल लेकर दोबारा लौट आता। मैं सोचती थी कि वो सबसे पहले मेरे पास ही क्यों पैसे लेने आता है। मैंने कई बार पूछा कि उसे आखिर पैसों की जरूरत क्या है, मगर वो कभी कोई सही जवाब नहीं देता था। उसको रोज रोज पैसे मांगने की वजह से मेरे दिल में बेचैनी पैदा होने लगी।
एक इंसान जिससे मैंने अपने सपने बांध रखे थे, जो मेरे ख्यालों में और मेरे होने वाले पति का दर्जा रखता था, आखिर वो क्या कर रहा था? इतने पैसे कहाँ जा रहे थे? मुझे बस रणवीर की खामोशी और उसके बार बार मांगने का सिलसिला बहुत परेशान करने लगा। वो इंसान जिसे मैंने सब कुछ समझा, अब मुझे उलझन में डालने लगा था। एक रात में अस्पताल में नाइट ड्यूटी में थी। रात गहरी हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। बस इमरजेंसी वार्ड की ही रोशनी जल रही थी। वहां अचानक शोर हुआ। एक कम उम्र बच्ची को लाया गया जो बहुत बुरी तरह चीख रही थी। उसकी हालत देखकर मेरा दिल कांप उठा। वो दर्द से तड़प रही थी। अपनी पीठ को दोनों हाथों से पकड़कर दर्द के मारे बिलख रही थी। मैं उसे देखने लगी तो दिल में डर उतर आया। डॉक्टर और नर्स दोनों उसकी तरफ पहुंच गए। इंजेक्शन तैयार होने लगे और बच्ची को फौरन इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। उस समय तक मैं भी वहीं पर थी। मेरे कदम जैसे जम गए हों। बच्ची की चीखें रात के सन्नाटे को चीरती जा रही थी। वो सारी रात कराती रही। मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ सोचती रही कि आखिर इतनी कम उम्र बच्ची ऐसा क्या हुआ है जो वो इतने दर्द में है। मेरे पास से एक नर्स गुजरी। मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया कि क्या हुआ है, इस बच्चे को इतना दर्द में क्यों है। उस नर्स ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है, दर्द इसी वजह से है। हमने दवाई दी है और इंजेक्शन लगाए हैं, अभी थोड़ी देर पहले सो चुकी है। नर्स आसानी से कहकर आगे बढ़ गई, लेकिन ये सुनकर मेरे जिस्म झुरझुरी सी फैल गई। मेरे कदम लड़खड़ा गए। वो बस 13 साल की बच्ची थी, एक मासूम जिसकी आंखों में अभी दुनिया के रंग भी पूरी तरह से नहीं उतरे थे। मेरे दिमाग में फौरन अपनी छोटी बहन की तस्वीर घूम गई। वो भी तो अभी 14 से 15 साल की थी, मासूम और नादान, दुनिया से बेखबर। मैं सोचने लगी कि ऐसा जुल्म कौन कर सकता है। इतनी कम उम्र की बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म। मेरा दिमाग जैसे घूमने लगा था। मैं चीखना चाहती थी, रोना चाहती थी। उन जालिमों के चेहरे को देखकर उन्हें सजा दिलाना चाहती थी। मेरे दिल में गुस्से की आंख भड़क उठी। अस्पताल में इस तरह के केस रोज आते थे, लेकिन ये केस कुछ और ही था। मैं उससे जुड़ चुकी थी। शायद इसीलिए बच्ची दिमागी तौर से भी ठीक नहीं थी। वो तो किसी का नाम भी नहीं कह सकती थी। उसके साथ ऐसा नीच काम करने वाला आखिर इंसान कहलाने के काबिल कैसे हो सकता है। उसके माता की हालत देखकर दिल और दुख से भर गया। वो गुमसुम दिल को पत्थर करके एक कोने में बैठे थे। पहले ही दिमागी तौर पर कमजोर बची उनके ऊपर बोझ और एक आजमाइश थी। अब इस सदमे से अपनी हिम्मत दौड़ चुके थे। मैंने उनके चेहरे पर सिर्फ गम नहीं, बेबसी भी देखी थी। उस रात मेरा दिल जख्मी हो गया। उसे एक बच्ची ने मेरी आंखों के सामने पूरे समाज का चेहरा गंदा कर दिया था। कुछ ही दिनों में उस बच्ची की हालत बेहतर होने लगी, जो कि दिमागी तौर पर कमजोर थी, इसलिए बिस्तर पर कम ही ठहरती थी। अस्पताल में इधर उधर बिना बात के टहलती रहती थी। कभी किसी मरीज के पास जाकर बैठ जाती, तो कभी किसी वार्ड में घुस जाती, तो कभी बिना बात के मुस्कुराती रहती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कई बार मेरे कमरे में भी आ चुकी थी। एक बार मैं कामों में व्यस्त थी तो वो मेरे कमरे में चुपचाप अंदर आ गई। मैंने उसे देखकर कहा कि बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं। मैंने करीब रखे कूलर से पानी का ग्लास भरकर उसे दिया। उसने खामोशी से पानी पीना शुरू किया। वो मुझे खामोश लग रही। उसके चेहरे पर एक अलग सी फिक्र थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकल रहे हो। मेरे दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर उसके साथ ये जुल्म किसने किया। मैं समझती थी शायद उसके ये सब किसी गरीब रिश्तेदार ने किया होगा, कोई चाचा या उनके बेटे वगैरह ने। तुम उसे जानती हो, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? मैंने बहुत बार उससे ये बात पूछने की कोशिश की। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहती या बात को बदल देती थी। उसी दिन जब वो पानी पी चुकी थी तो बोली कि मैं अगर तुम्हें ये बता दूं कि ये सब मेरे साथ किसने किया तो तुम परेशान हो जाओगी। मैं चौंककर उसे गौर से देखने लगी। वो अपने अंदाज में लगातार बोलती गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज में बेहद दर्द छुपा था, जो किसी बच्ची को सहन नहीं करना चाहिए था। वो बोली, जो मेरे साथ कर चुका है वो तुम्हारे साथ भी वही करेगा। ये सुनकर मेरे दिल में घबराहट होने लगी। मैंने उसे मजबूत लहजे में जवाब दिया, तुम मुझे ये बताओ कि वो कौन था। मैं खामोश नहीं बैठूंगी,
मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं कमजोर नहीं हूं। तुम जैसी बच्चियों पर जुर्म करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने पूरे भरोसे से कहा। वो मेरी तरफ हैरत से देखने लगी। उसकी आंखों में बेयकीनी साफ दिख रही थी, जैसे यकीन करना उसके बस से बाहर हो। क्या तुम वाकई ऐसा करोगी? उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने फौरन हमें सर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं। तुम सिर्फ सच बताओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैंने उसके सामने पूरे यकीन से बात की, मगर वो खामोश हो गई और सामने रखी फाइल पर नजर जमा दी, जैसे उसमें से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसकी आंखों में सन्नाटा था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। मैं समझी, शायद वो नहीं जानती उसके साथ सुन्न करने वाला कौन था, या उसके दिमाग ने उस दर्द को भुला दिया हो। मैंने दोबारा अपने काम की तरफ ध्यान दिया और अपनी लिखाई में व्यस्त हो गई। मुझे अचानक उसके उठने की आवाज आई। मैंने अपनी निगाहें उठाकर देखा तो वो खिड़की में झांक रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे किसी ने उसका खून खींच लिया हो। आंखें उसकी डर से बड़ी हो चुकी थी, हाथ कंपकपाने लगे थे। मैंने पूरा निगाह खिड़की की तरफ दौड़ाई तो मैं चौंक गई। बाहर रणबीर खड़ा था। वो शायद किसी काम में व्यस्त था या किसी मरीज के साथ था। जैसे उसकी मौजूदगी ने बच्ची को जैसे झंझोड़ दिया, वो मेरे बराबर में खड़े होकर खुद ब खुद बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी डकैत को देख लिया हो। मैं उसकी हालत समझने की कोशिश कर रही थी कि इतने में वो कंप कपाती आवाज में बोली कि यही था जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। मैं ये बात सुनकर सुन्न हो गई। मेरी सांसें थम गई। मैं चौंक कर उंगली से इशारा करती हुई बोली। वो मेरी खुद की अपनी आवाज कांप गई। उसने बोला, हाँ वही, मैंने उसे तुम्हारे साथ भी देखा है। वो तुम्हारे साथ भी वही सब कुछ कर सकता है जो मेरे साथ किया है। तुम बचकर रहना। ये कहते ही वो खामोश हो गई, मगर उसके चेहरे पर डर की शिद्दत बढ़ती जा रही थी, जैसे उसने अभी अभी कोई जहर निगला हो। उस समय मेरे जिस्म में कंपकपाहट फैल रही थी। मेरी जुबान बंद हो गई। मैं जहां खड़ी थी, मेरे पैर वहीं जमकर रह गए। मैं सोचने लगी, रणवीर वही रणवीर जिसे मैं अपना सब कुछ समझती थी, जिसके साथ मैंने अपने सपने बांधे थे, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी के कई रास्ते बदले थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे मुंह से हैरत से निकला। वो तो तुम्हें जानता तक नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? मेरी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि सदमा था। वो मेरे इनकार पर खामोश हो गई। उसने बस एक नजर मेरी तरफ डाली, जो नजर दिल पर गहरे निशान छोड़ गई। वो धीरे से बोली कि वो मुझे भी जानता है और तुम्हें भी। मैं दंग रह गई। वो दिमागी तौर से कमजोर लड़की किस तरह यकीन के साथ बात कर रही थी, उसके यकीन से मेरा दिल नर्म होने लगा। मेरे दिमाग में जैसे किसी चीज की धुंध छा गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं जो सुन रही हूं वो सच हो सकता है। मैं रणवीर पर यकीन करती थी। मैंने उस पर अंधा यकीन किया था, लेकिन दिल के कोने में अब सवाल उठने लगे कि वाकई में मैं उसे जानती हूं। मैं जितना समझती थी कि ये वही रणबीर था जो दिमागी दौर से कमजोर लड़की का मुजरिम था। मेरे दिमाग में ये सवाल दौड़ रहे थे। मैं ड्यूटी पूरी करके जैसे ही बाहर निकली तो रणवीर अस्पताल की बेंच पर बैठा नजर आया। वो सिर झुकाए अपनी उंगलियों को बिना किसी बात के मरोड़ रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं उसके करीब से गुजरी, पर उससे नजरें फेर ली। ना उसे बुलाया, ना रुकने का सोचा। मेरे दिल में एक अजीब हलचल मची हुई थी। आज जो कुछ मैं सुन चुकी थी, उसके बाद रणबीर पर नजर डालना भी मेरे लिए गलत बन चुका था। मेरा दिल उससे उठ चुका था। एक मासूम और दिमागी तौर पर कमजोर लड़की के मुंह से निकली बात कोई मजाक नहीं हो सकती। उसकी आंखों का सपना और उसके लहजे की कंपकपाहट, वो सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। अगर वो सच था तो रणबीर मुजरिम था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए। मैं पूरी तरह से रणबीर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। वो इंसान मैंने जिसके लिए अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे, आज मेरे दिल से उतर चुका था। वो मेरी नजर में अपनी इज्जत, अपना भरोसा, सब कुछ रोने चुका था। सुनो विनी, पीछे से रणवीर की आवाज आई तो मैंने अपने कदम और ज्यादा तेज कर दिए। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी आवाज दोबारा मेरे कानों से टकराए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे नाम को अपने जुबान से बोले। विन्नी, इस बार उसने अपनी आवाज तेज की, जैसे वो परेशान हो। मैं रुक गई। उसकी दुख भरी आवाज ने मुझे अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया।
मैं आहिस्ता से पलटी, चेहरा गुस्से में लाल था और आवाज में कड़वाहट थी। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो मेरे इस तरह बोलने पर हैरान रह गया, क्योंकि वो मेरे लहजे में इस तरह की कड़वाहट सुनने का आदी नहीं था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा। अगर यही मसला है तो शायद उसे लगा मेरी व्यवहार की वजह सिर्फ उसकी उधार मांगी हुई रकम थी जो वो मुझसे दिन ब दिन मांगा करता था। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा था। मैंने उससे कहा, जो कुछ भी रकम मैंने तुम्हें दी है वो तुम अपने पास रखो। मुझे कुछ वापस नहीं चाहिए, बल्कि आज के बाद मुझसे कभी कुछ मांगने की कोशिश भी नहीं करना। मेरे सामने तक नहीं आना। मैंने वही कहा जो मेरे दिल में था। एक एक शब्द मेरे दिल के अंदर की टूट का साया था। वो मेरे व्यवहार को देखकर हक्का बक्का सा रह गया और बोला, तुम कैसी बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? उसके चेहरे पर हैरत, बेबसी, सवाल और सब कुछ था। मैं वो विन्नी नहीं थी जो हर बात पर उसके चेहरे पर नरमी ढूंढती थी, उसकी कहीं हर बात को सच मानती थी। मेरे अंदर का प्यार उस पल मर चुका था जब उस बच्ची ने उसका सच बताया था। मेरी खामोशी उसके लिए जवाब थी। जिस रणबीर को मैं अपना सब कुछ समझ बैठी थी, मेरे लिए एक अजनबी से भी बदतर हो चुका था। मैं रणबीर को रास्ते में छोड़कर आगे बढ़ गई और घर पहुंची तो माँ मुझसे बोली, तेरी बिना मासी ने साफ इनकार कर दिया है तेरी छोटी बहन के रिश्ते के लिए। उसका कहना है कि उसका बेटा तुझे पसंद करता है और वो तुझसे ही शादी करना चाहता है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं वैसे ही जली भुनी घर में घुसी थी, पर एक और माँ ने मनहूस खबर सुना दी। मेरा दिल जल के राख हो चुका था। तू सोच ले, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। माँ का लिहाजा हमेशा की तरह नरम ही था, जैसे वो रिश्ते के लिए पक्की है। वो ये रिश्ता किसी भी तरह से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने कहा, माँ तुम जो सोच रही हो वही करो। मुझे इस मामले के बारे में कुछ बात नहीं करनी। मुझे कोई शिकवा नहीं। मैं जानती थी मेरा इनकार कुछ नहीं बदलेगा। मेरे जज्बात और मेरी मर्जी की इस घर में कोई कीमत नहीं थी। अब वैसे भी मुझे रणवीर से शादी नहीं करनी थी। अब वो नहीं तो कोई भी हो। अब इसमें क्या फर्क पड़ता है? इस बात के 2 दिन बाद मेरी बात पक्की कर दी बिना मासी ने अपने बेटे की और माँ ने मेरी मर्जी को बिना कुछ जाने सब कुछ तय कर लिया। मैंने अपने साथ खामोशी रखी। ना मेरा बोलने का दिल था और ना ही इनकार करने की हिम्मत थी। बिना मासी को शायद इकरार की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अगले ही दिन बहुत सारे सामान के साथ मेरे घर पर आ पहुंची और कहने लगी, मैं तो इसी हफ्ते धूमधाम से मंगनी करूंगी। अपनी लाडली बहू पर सारे अरमान निकालूंगी। वो बार बार मेरा माथा चूमती थी। मेरा सादा सा मगनी का फंक्शन रखा गया, ना जिसमें खुशी थी ना रौनक। मेरे चेहरे पर खामोशी जम गई, क्योंकि मैं सिर्फ रणवीर की ही नहीं, अपनी मगनी का भी शौक मना रही थी। दिल तो चाहता था उसके खिलाफ पुलिस में जाकर बयान दे दूं, लेकिन शायद अभी भी मेरे दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए प्यार बाकी था। तभी तो अभी तक मैं ये कदम नहीं उठा सकी थी। मगनी तो मेरी बिना मासी के बेटे विजय से थी, मगर मेरे दिमाग में हर समय रणबीर ही था। मगनी की रस्म कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने अपने हाथों तक को नहीं देखा था जिनमें मेहंदी लगी थी। ना जाने मेरे हाथों से फिसल चुका था। रणबीर का प्यार मेहंदी के रंग की तरह न जाने कब हाथों से निकल चुका था। दिल की जगह बस एक दर्द धड़क रहा था और होंठ खामोश थे। माँ की आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। तू हमें छोड़ जाएगी, वो न जाने कितनी बार मुझे अपने गले लगा चुकी थी, मगर मैं तो जैसे पत्थर बन गई थी। बिना मासी ने माँ से कहा, तू शादी की तैयारी कर, मैं बस अपनी बहू को ज्यादा दिन यहां नहीं छोड़ सकती। बिना मासी जाते जाते बस यही बात दोहराती रही और उनकी बात सुनकर मेरा दिल बैठता ही चला गया। फंक्शन खत्म हुआ और सब अपने अपने घरों पर चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी थी, नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं माथे पर हाथ रखे हुए करवट पर करवट बदल रही थी, क्योंकि आज सभी थके हुए थे, इसलिए सभी जल्दी सोने लेट गए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं खुली हवा में चली गई और आंगन में ही लेट, लेकिन नींद यहां पर भी आने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि सर दर्द से फट रहा था। उसी समय अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गई और फौरन सीधी उठकर खड़ी हो गई। सन्नाटे में ये आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी
और फिर तेज हो गई। मैं हल्के हल्के दरवाजे के पास गई और चुपके से झांक कर देखा तो बाहर रणवीर खड़ा था। उसे देखकर मेरी आंखें फट गईं। मेरा दिल जैसे हल्क में आ गया हो। वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर बार बार आसपास देख रहा था, जैसे किसी से छुप रहा हो। उसकी शक्ल देखते ही मेरे जिस्म जैसे खौफ की लहर दौड़ गई हो। मैं दरवाजे से लगकर खड़ी थी, इसलिए धोखे से कुंडी खुल गई तो मैंने फौरन दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजे पर हाथ रख लिया और जोर लगाकर अंदर चला आया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहते ही फौरन मैं पीछे हुई। उसने कहा, बिन्नी, एक बार बात सुन लो, बस एक बार। मंगनी तो तुमने कर ही ली है, मुझे बता तो दो, मेरा क्या कसूर है? मैं डर गई। दिल कर रहा था कि चीख कर सबको जगा दूं, मगर जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। मैं दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, बस 5 मिनट दो, सब कुछ सही हो जाएगा। प्लीज विनी। मेरा माथा पसीने से भीग रहा था। मैं जानती थी कि मैंने उसे मौका दिया तो मुझे उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन ये भी जानती थी सच अंदर की रूह को छन्नी कर देता है। वो बोला, अगर आज तुमने मेरी बात ना सुनी तो शायद सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। मैं खामोश खड़ी थी, न कदम आगे बढ़ रहे थे न पीछे हट रहे थे। डर, गुस्सा, बेबसी और सवाल एक साथ सीने पर आ बैठे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, कहो क्या कहना है। मेरे लहजे में कपकपाहट थी, पर मैंने अपना लहजा पूरी तरह मजबूत रखने की कोशिश की। उसने बोलना शुरू किया, विनी, मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। सख्त लहजे में बोला तो मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा कि तुमने जुर्म किया है, मगर लग रहा था जैसे उसे अपना दिल ही काटने लगा हो। मैंने तो उसे कुछ ऐसी बात ही नहीं की थी, लेकिन वो खुद ही अपनी दिशा पर आ चुका था। मैंने कब कहा तुमने कुछ किया है? मैंने अपनी भौहें चढ़ाकर उससे कहा। मैं जानता हूं विजय ने पता नहीं तुम्हें क्या क्या कहानी सुनाई होगी, तभी तो तुम मुझसे मंगनी करने के लिए राजी हो चुकी हो। उसने तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर मैं फौरन हैरान हो गई। मैंने कहा, विजय ने तुम्हारे लिए मुझसे कोई भी शब्द नहीं कहे हैं। मैंने साफ शब्दों में जवाब दिया। वो भी कुछ पल में समझ गया था। शायद वो मेरे जवाब से हैरत में पड़ गया था। कुछ देर बाद बोला कि तुम मुझसे यूं नफरत क्यों करने लगी हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? वो परेशान बहुत था। उसके सवालों को सुनकर अब मेरे लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा। मैंने हर सवाल कर ही दिया जो मेरे सीने में भड़क रहा था। तुमने उस दिमागी तौर पर कमजोर बच्ची के साथ क्या किया है? मेरे शब्द सुनकर वो ठिठुर गया और मुझे खाली नजरों से देखने लगा, जैसे समय एक लम्हे के लिए थम गया हो। कौन बच्ची? वो प्रेग्नेंट जो है। जैसे ही उसने उस बच्ची का नाम अपने मुंह से निकाला तो मैं चौंक गई। मुझे यकीन हो गया कि वो उसे जानता है, क्योंकि वो उसका नाम तक ले रहा है तो उसने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा। तुम उसे कैसे जानती हो? मैंने चीख कर कहा। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक मासूम दिमागी तौर पर कमजोर बच्चे के साथ ऐसी हरकत की। मेरी आवाज तेज थी। मेरे अंदर का तूफान मेरी आवाज से पता चल रहा था। रणबीर हक्का बक्का खड़ा था, मगर अब सच नहीं छुप सकता था। तुम ही थे ना? तुमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की। एक दिमागी तौर से कमजोर बच्ची के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी आवाज फट गई। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। उसकी आंखों में इतना डर था कि उसके शब्द बेजान हो गए। वो एकदम चीख कर बोला, वो मेरे मोहल्ले की बच्ची है, मैं उसे जानता हूं, पर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। ये तो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। इसका मुजरिम मैं नहीं, विजय है। वो जीत कर बोला तो मैं बिल्कुल दंग रह गई। तुम विजय पर इल्जाम लगा रहे हो अपने आप को बचाने के लिए। मैंने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपना जुर्म कबूल कर लेना चाहिए। अच्छा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं ही उस बच्ची का मुजरिम हूं? वो तेज लहजे में बोला। मैंने कहा, वो बच्ची मेरे सामने एक गवाह के तौर पर मौजूद है। मैंने उसके चेहरे पर जो डर और मासूमियत देखी, उसके लिए सबूत की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें पहचानती है और उसी ने इशारे से बताया था कि वो गंदे इंसान तुम ही हो। जब तुम शनिवार की शाम अस्पताल के बाहर खड़े थे, उसने मेरे कमरे की खिड़की से तुम्हें देखकर बताया था कि तुम वही हो जिसने उसके साथ ये सब किया। तुमने ही उसकी जिंदगी बर्बाद की है। तुम उसके मुजरिम हो। मैं पागल नहीं हूं। तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे। मेरे पास वो लड़की खुद आई
कि वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने खुद उसे देखा है। तो वो हैरत से मुझे देखने लगा। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब तुम्हारी नजरों का धोखा है। वो बच्ची मुझे नहीं बल्कि विजय को पहचान रही थी, क्योंकि उस दिन मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ विजय भी था। हो सकता है उसने विजय को देखकर इशारा किया हो, क्योंकि मैं उसका मुजरिम नहीं, बल्कि मैं तो उस समय वहां पहुंचा था जब उसके साथ जुल्म हो रहा था। वो खेतों की तरफ था। मैंने उसे पीछे से देखा तो मैंने उसे रोका, उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद विजय मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है और धमकियों दे रहा है। मैंने कुछ कहा या अपनी जुबान खोली तो वो मुझे ही मुजरिम साबित कर देगा। जो मैं तुमसे पैसे मांगता हूं वो दरअसल उसी को देता हूं। वो अस्पताल में भी उस दिन मुझसे और पैसे मांगने आया था। और ये सच है, सच बोलने वालों का कोई साथ नहीं देता। दुनिया हमेशा झूठ को ही सच मानती है। तभी तो तुम उसके लिए चूड़ियां पहने उसके नाम की मेहंदी लगाए बैठी हो। उसने ना सिर्फ मेरे किरदार को रोने की कोशिश की, बल्कि मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। अब की बार रणबीर का लहजा पहले से टूटा और धीमा था, जैसे बरसों की थकान ने उसकी आवाज को बोझ कर दिया हो। मैं उसकी बात से तड़प के रह गई। प्यार, हमारे बीच तो हमेशा खामोशी रही। उसने कभी इकरार ना किया, ना मैंने कभी अपनी जुबान से कुछ कहा, मगर आज उसने अपने मुंह से कबूल किया था, वो भी ऐसे समय पर जब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। मैं खामोशी से उसका चेहरा देख रही थी। मेरी आंखों में कई सवाल थे जिसके जवाब अब भी कहीं नहीं मिले थे। वो कहने लगा, यही सच है बिन्नी। जब सच तुम्हारे सामने खड़ा हो तो गलत के पीछे मत जाना, नहीं तो सारी जिंदगी पछताओगी। उस लड़की के सामने एक बार मुझे और विजय दोनों खड़ा कर दो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या सच है। ये कहकर वो धीमे से पलटा और सिर झुकाकर खामोशी से चल दिया, और मैं वहां खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं भी कुछ कहने के काबिल नहीं बची थी। मेरे अंदर अभी भी एक तूफान जाग रहा था। रणबीर वाकई में सच कह रहा था। क्या विजय ही मुजरिम था? क्या उस दिन खिड़की के बाहर वो दोनों खड़े थे? मैं ढीले कदमों से वापस पलटी तो मुझे पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मुड़कर देखा तो मां दरवाजे के पास खड़ी थी। चेहरे पर हैरत और आंखों में सवाल थे। वो मुझे देखती रही और फिर बोली, ये सब क्या है बिन्नी? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरा गला अटक गया था। मैं बस मां के पास जाकर उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बरसों की थकान आंखों से बहने लगी हो। मां ने मुझे हिम्मत देकर सुला दिया। सुबह उठकर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं रणबीर से प्यार जरूर करती थी, मगर प्यार से ज्यादा जरूरी उस बच्ची को इंसाफ दिलाना जरूरी था जिसके साथ जुल्म हुआ था। मैं आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक का प्यार नहीं, बल्कि एक मासूम की जिंदगी का सवाल था। मैंने विजय को एक बहाने से अस्पताल में बुलाया। वो बेफिक्र होकर दौड़कर चला आया, जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाया और फौरन जाकर उस बच्ची को ले आई। उसके चेहरे पर अभी भी वही हैरत थी जो उस दिन खिड़की के बाहर देखकर आई थी। मैंने उस बच्ची से नरमी से पूछा, बताओ, क्या यही तुम्हारा मुजरिम है? क्या ये वही है जिसे तुमने खिड़की से देखा था? वो कांपने लगी। उसका चेहरा पूरा सफेद हो चुका था। आंखों में बहुत डर और उसके होठों पर कपकपाहट थी। उस बच्ची को देखकर विजय के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। वो मुझसे बोला कि क्या कर रही हो बिन्नी, तुम ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकती। मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश होने का इशारा दिया और दोबारा बच्ची से कहा, हिम्मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सच बोलो, क्या यही है वो? वो रोती हुई धीमी आवाज में बोली, हाँ, ये वही है। वो जो खिड़की के बाहर खड़ा था, जिसने मेरे साथ वो सब कुछ किया, ये वही है। वो रोने लगी। मैंने उसे फौरन अपने सीने से लगा लिया और विजय की तरफ मुड़ी। मैंने उससे कहा, तुम भागने की कोशिश भी मत करना। पर वो फिर भी दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसकी जोर से टांग पकड़कर उसे जमीन में गिरा दिया। वो गिरा तो उसकी आवाज से बाकी लोग भी कमरे में दौड़कर आ गए। मैंने कहा, इसे पकड़ लो और पुलिस के हवाले करो। ये इस बच्ची का मुजरिम है। इसने ही इस बच्ची के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। मैंने ये सब बहुत बुलंद आवाज में कहा और बच्ची को अपने साथ रखा ताकि वो डर की वजह से बेहोश ना हो जाए। वो रोते हुए फिर बोली, यही है वो।
सब हैरान रह गए। रणवीर को वो मेरा भाई समझती थी। शायद उसने हमें एक साथ देखा था और रणवीर के साथ विजय को देखा था। मैंने उसे रणवीर को दिखाया तो वो बोली, नहीं, ये मेरे कुछ नहीं लगते और मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, और रिश्ता है तो बस एक रिश्ता है। ये मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है, नहीं तो ये दरिंदा मुझे जिंदा मार देता। मैंने एक मासूम के सच को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। पुलिस ने विजय को उसी समय गिरफ्तार कर लिया और सब चीजों की तहकीकात में यह सब साबित हो गया कि वही असली मुजरिम था। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए कि इनकार की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। मेरी रूह को सुकून मिल गया कि बेकसूर को इंसाफ मिल गया। मैं रणवीर के सामने शर्मिंदा जरूर थी, मगर उसने मेरी उलझन और मजबूरी को समझा, बिना शिकवे से मुझे माफ कर दिया। उसके लहजे में वही नमी और प्यार था जो पहले था। शायद इस सच्चाई ने मुझे मजबूत कर दिया था। इन सारी बातों का बस इतना फायदा हुआ कि रणबीर ने मुझसे अपने प्यार का इकरार कर दिया। ये सब जानने के बाद माँ ने फौरन विजय से मंगनी खत्म कर दी। विजय की माँ बिना मासी भी बहुत शर्मिंदा थी कि उनके बेटे ने एक मासूम के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। इस बात के गुजरने के अगले ही हफ्ते रेखा मासी मेरे घर रणबीर का रिश्ता ले आई और माँ से बोली, तुमने मंगनी करने में बहुत जल्दी कर दी। मैं तो कब से सोचकर बैठी थी कि बिन्नी को ही अपनी बहू बनाऊंगी। मौसी ने हंसते हुए कहा तो माँ कहने लगी, अब की बार कोई मंगनी नहीं होगी, सीधा शादी करेंगे। सब कुछ ठीक हो गया। मुझे रणवीर का साथ मिल गया और उस बच्ची को इंसाफ मिल गया। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।